Welcome back. In this video, we will discuss on foreign trade and demographic condition on the eve of independence. So first we are starting with our first topic which is foreign trade. फॉरेन ट्रेड से मेरा मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंडीशन से है और फॉरेन जो कंट्री है उनके साथ क्या रिलेशन रहा है फॉरेन ट्रेड के दौरान, उससे यहाँ हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। तो प्री ब्रिटिश पीरियड में हम जैसा जानते ही हैं कि जो इंडियन ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा था। हम फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करते थे और काफ़ी विख्यात थे वर्ल्ड वाइड। लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद जो सिस्टम हुआ वो बिल्कुल पलट गया, एडवर्स इफेक्ट पड़े इस चीज़ के, बिल्कुल चेंज हो गया। जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर था यहाँ पर उसमें भी चेंजेस यहाँ देखने को मिले। जहाँ हम पहले फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करते थे, वहीं ब्रिटिश रूल के दौरान ये उसके धीरे धीरे कंडीशन लास्ट तक में ईव तक आते आते वो जो कंडीशन थी उसमें बिल्कुल चेंज आने को दिखा। हम एक्चुअली में प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने लगे और फिनिश गुड को हम इंपोर्ट करने लगे, तो ये कंडीशन बिल्कुल पलट गई। वहीं दूसरी ओर कि जहाँ हम अदर नेशंस के साथ भी अच्छा खासा ट्रेड करते थे, वहाँ जो रेशियो था बिल्कुल हट गया, अलग हो गया। हमारा जो मोस्ट ट्रेड था वो ब्रिटिश के साथ ही होना स्टार्ट हो, ब्रिटेन के साथ ही हमने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कंपोजिशन का डिफरेंस देखने को मिला हमें यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के अंदर। इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो फॉरेन ट्रेड की, वो मोस्टली एक ही कंट्री पर सिमट के रह गई, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ उस चीज़ में और होता भी है इस चीज़ से नुकसान। फॉरेन ट्रेड वाली कंडीशन को यहाँ तीन डिफरेंट कैटेगरी में, तीन डिफरेंट रीजन के अंदर यहाँ डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन क्या है इस जगह पे? एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा भी था कि ब्रिटिश रूल के दौरान एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड काफ़ी बढ़ गया। प्राइमरी गुड जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, इस तरह के बहुत से गुड्स थे जिन्हें मार्केट में ऑलरेडी हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, और हम इसी के थ्रू यहाँ से अमाउंट या इनकम रेवेन्यू लेके आते थे। वहीं दूसरी ओर फिनिश गुड हिंदुस्तान में इंपोर्ट होने लगा। जो ब्रिटेन जो भी सामान बनाता था, ब्रिटिश इंडस्ट्री जो भी सामान प्रोड्यूस होता था, हिंदुस्तान उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। तो ये पूरी कंडीशन बिल्कुल पलट गई, यहाँ पर अपोजिट हो गई। मैंने पहले भी कहा था ये काफ़ी अच्छी कंडीशन नहीं है। जब भी एक नेशन अगर प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो इस बात की ओर इशारा करता है कि उस नेशन के पास ना तो वो टेक्नोलॉजी है, ना वो कैपेसिटी है जिससे उस चीज़ को वो ऑलरेडी प्रोसेस कर पाए। और दूसरा, इससे जो बेनिफिट होने वाला होता है उसी गुड को प्रोड्यूस करने में वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कॉटन को यहीं प्रोड्यूस करते हैं और उस कॉटन से प्रोसेस करके हम बाद में क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो कॉटन को प्रोड्यूस करने में जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो भी हम आ जाएगा इसके अंदर। फिर हम इसे प्रोसेस करके जब इसको क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे या अदर इसके द्वारा स्टिच करके अदर आइटम्स बनाएंगे तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ के अंदर। लेकिन हुआ क्या, ये पूरा अपोजिट था। ये जो बेनिफिट था हमें केवल प्राइमरी गुड वाला मिला। इसके बाद जो बीच में जो प्रोसेस करने का, सामान को प्रोसेस करने का या उसे दोबारा प्रोड्यूस करने का जो फिनिश गुड के अंदर यानी फाइनल कंज्यूमर गुड बनाने का जो बेनिफिट था वो हमें नहीं मिला, उससे हमें प्रॉफिट नहीं कमाने का मौका मिला। तो ये कंडीशन यहाँ पे एडवर्स काउंट की जाएगी और इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है उस समय। एक और पॉइंट यहाँ पे उस समय आता था जिसमें कहा गया कि सरप्लस मिला बीओटी के अंदर। अब बीओटी क्या होता है? बीओटी होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कम हो, तो ये कंडीशन इशारा करती है सरप्लस की ओर। अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो डेफिसिट यानी घाटे वाली कंडीशन यहाँ पे बताई जाएगी। तो ब्रिटिश के दौरान हमें सरप्लस मिला इस कंडीशन के अंदर, यानी हमें बेनिफिट मिला। लेकिन ये बेनिफिट सही ढंग का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बेनिफिट किसे मिला? हमें बेनिफिट मिला, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा थे, लेकिन जो एक्सपोर्ट ज़्यादा थे वो प्राइमरी गुड्स के ज़्यादा थे। इंपोर्ट जो थे
वो हमारा फिनिश गुड का था। तो एक तो ऑटोमेटिकली ये जो कंडीशन है वो एडवर्स पॉइंट की ओर इशारा कर रही है, इस जगह बता रही है कि ये कंडीशन बहुत ख़राब है इस जगह, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक और नुकसान हमें यहाँ देखने को मिला कि जितना भी जो वेल्थ हमने कमाया एज सरप्लस, वो सभी यहाँ से वैनिश कर दिया गया, वो सभी यहाँ से हटा दिया गया। ब्रिटिश ने स्पेशली अपने बेनिफिट के लिए उस सारे अमाउंट का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को बनाए रखने के लिए इस किस्म के जितने भी अमाउंट जो उसने कमाया इस ट्रेड के दौरान, उसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे उसने इस्तेमाल किया। इवन उसने इस एक्सपेंस का इस्तेमाल वॉर एक्सपेंस के रूप में भी किया, जिससे उसने अदर नेशन के अंदर जाके भी अपना दबदबा बनाया, वहाँ पे लड़ाइयाँ जीती। तो सारा का सारा अमाउंट यहाँ हुआ। हालांकि जो अमाउंट सरप्लस का आया उसे हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, जिससे हिंदुस्तान की गरीबी और बैकवर्डनेस कम हो। लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं किया, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस अमाउंट से जिससे हिंदुस्तान को बेनिफिट हो। और जो भी सरप्लस आया उस सरप्लस का पूरा यहाँ से ड्रेन कर दिया गया, वैनिश कर दिया गया। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट देख लिए हैं और समझ भी लिया है कि कैसे पूरी कंडीशन एक ही साइड हो गई और सारा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को मिला। तो एक तरीके से कहा जाए, जो सेकंड पॉइंट हमारा, कि जो मोनोपोली था ब्रिटिश रूल का वहां पर स्टैब्लिश हो गया। ब्रिटिश ने अपनी पूरी मोनोपोली का इस्तेमाल किया। हमारा मोस्ट ऑफ जो ट्रेड था उसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल ब्रिटिश इंडस्ट्री के साथ ही होता, यानी मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। यानी हम केवल आधे से ज़्यादा ट्रेड है वो ब्रिटेन के साथ ही किया करते थे, और बाकी बचे हुए ट्रेड का जो हिस्सा था वो चाइना, श्रीलंका, ईरान, इन सब के साथ किया जाता था। वहीं एक और उस समय काम हुआ, सुएज कैनाल बनाया गया 1869 में, डेट याद कर लीजिएगा ये। इसने क्या किया, इसने जो इंडिया ब्रिटेन के बीच जो गैप था, जो एक रूट गैप था ट्रेड का, उसको और छोटा कर दिया, जिससे प्रोसेस काफ़ी इकोनॉमिकल यानी लेस एक्सपेंसिव हो गया। क्या होता था कि इंडिया से ट्रेड करने के लिए, ब्रिटेन तक जाने के लिए पूरा का पूरा शिप जो है अफ्रीका से घूम के जाया करता था, जिससे कॉस्ट काफ़ी पड़ता था ब्रिटिश को, और उससे उनको थोड़ा नुकसान भी होता है चीज़ के लिए। अब उसके बाद क्या किया, सुएज कैनाल बनाया 1869 में, जिसके थ्रू ये रूट जो है वो डायरेक्ट रूट हो गया, यानी अब वो डायरेक्टली यहाँ से ब्रिटेन तक जा पाते हैं। उनका रूट काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, जिससे वो काफ़ी लेस एक्सपेंसिव हुआ। ये कहाँ बनाया गया था सुएज कैनाल? एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, एक काफी आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस दी इस्थमस ऑफ द सुएज, नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट के साइड बनाया गया, वहां से निकाला गया था इस जगह से, ठीक है। कब निकाला गया? 1869 में बनाया गया इस चीज़ के लिए। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है, आज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वाटरवे है, काफ़ी बिजीएस्ट भी रहा है, इंपॉर्टेंट वे रहा है, ठीक है। और इसने ब्रिटेन के ट्रेड में काफ़ी हेल्प की है, एक डायरेक्ट रूट का काम किया है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। तो इससे भी क्या हुआ, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ और उसके एक किस्म की मोनोपोली होगी। तो फॉरेन ट्रेड में क्या था, ब्रिटेन की पूरी मोनोपोली थी। ब्रिटेन यहाँ से गुड्स को, प्राइमरी गुड्स को खरीदता था और हमें ही उसको फिनिश गुड बनाकर हमें ही वापस बेच देता था, तो उसको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा था। इवन जो यहाँ से आने वाले सरप्लस का इस्तेमाल भी उसने खुद ही किया। उसने यहाँ की इकोनॉमी को चमकाने की जगह अपनी इकोनॉमी को चमकाया। दूसरा, उसने पूरे जो सिस्टम है पूरे ट्रेडिंग के ऊपर एक मोनोपोली सी कायम कर ली, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटेन सब जगह आ गया और उसका पूरा बेनिफिट जो था फॉरेन ट्रेड का, वो सारा का सारा ब्रिटिश ने कमाया। So we are now starting our second topic, which is demographic condition. Demographic condition क्या है? जो एक नेशन का स्ट्रक्चर है डेमोग्राफिक बेस पे, जनगणना के बेस पर, जनसंख्या के बेस पर, वो कैसा है वो यहाँ से हम चेक करेंगे। एक्चुअली में डेमोग्राफिक जो कंडीशन है वो नेशन के बारे में फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन बताता है कि एक नेशन किस कैटेगरी में है, क्या वहाँ पे बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्या लिटरेसी लेवल है, क्या हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। यानी हम एक हर एक कैटेगरी में जाकर इस चीज़ों को डिवाइड करके समझते हैं कि एक नेशन की पूरी हालत कैसी है और वो कैसा है इस किस्म से, ताकि उस नेशन के लिए एक प्रॉपर
और एक सटीक पॉलिसी बनाई जा सके, गवर्नमेंट उसके लिए एक बेटर काम कर सके, इसलिए एक सेंसस को रिकॉर्ड करवाया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस रिकॉर्ड किया गया वो 1881 में किया गया, लेकिन इससे पहले भी ब्रिटिश द्वारा एक और सेंसस रिकॉर्ड करने की कोशिश 1872 में की गई। लॉर्ड मायो ने 1872 में सबसे पहली बार सेंसस को रिकॉर्ड कराना स्टार्ट किया। क्योंकि कुछ कंडीशन थी, वो प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो दोबारा 1881 में पहला ऑफिशियल सक्सेसफुल रिकॉर्ड सेंसस किया गया। इसे लॉर्ड विपिन ने कंडक्ट करवाया था। लॉर्ड विपिन के अंदर हुआ था ये। एक्चुअली में वो पूरी इंडियन कंडीशन को जानना चाहते थे नेशन की, ताकि उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क कर सकें और समझ सकें इस नेशन को। अगर हम और थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, इस चीज़ में सेंसस की हिस्ट्री को देखें, तो सेंसस जो है वो हमें एक और जगह देखने को मिलेगा 330 BC के अराउंड। आपको एक सेंसस के जैसा ही रिकॉर्ड दिखेगा, स्टैटिकल रिकॉर्ड दिखेगा, जिसमें कौटिल्य यानी चाणक्य जो है, उन्होंने एक्चुअली में चंद्रगुप्त के टाइम पर इस रिकॉर्ड कराना स्टार्ट किया था। हमको ऑलरेडी पता है कि भाई कितना इम्पॉर्टेंट है सेंसस, और डेफिनेटली अगर चाणक्य ने इसको कंडक्ट करवाया था, करवाने की कोशिश की थी, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम से इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया गया है। डेफिनेटली एक पूरा एक स्टैटिकल रिकॉर्ड होना ही चाहिए नेशन के पास, पूरे नेशन के बारे में, एक नेशन में क्या क्या चीज़ मौजूद है, किस किस चीज़ की कमी है, और कैसे कैसे नेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ को याद रखिएगा, 1921 में उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक बिफोर 1921, और सेकेंड स्टेज में आता है 1921 के बाद में, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इसे कहा गया। अगर आप स्टैटिकली डेटा देख पाएँ या समझ पाएँ तो आप देखिए एक बार। तो उसमें क्या था कि जब रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट किया 1881 से लेकर 1921 तक, तो इसमें जो ग्रोथ लेवल है वो काफ़ी स्लो दिखेगा आपको इस कैटेगरी के अंदर। उसके बाद जो आपको अचानक एक पॉपुलेशन का फास्ट ग्रोथ दिखने वाला है इसके बाद में, तो इससे सेकंड स्टेज में लेते हैं और इसे हम फर्स्ट स्टेज के अंदर लेते हैं। एक्चुअली इससे पहले भी आपको एक ईयर के अंदर आपको सेंसस रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ नेगेटिव सेंसस दिखेगा। नेगेटिविटी में यानी सेंसस का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी उस समय दौरान में। तो इसलिए इसे जो बेस मेन बीच में ईयर मान लिया गया, जिसकी वजह से कहा गया कि 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया। उसके बाद एक नया दौर स्टार्ट हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता ही है, पूछा जाता है कई बार इसको वन वर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर। ना वन बाय वन जो डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं सेंसस की, बताया गया है, टर्म्स अलग अलग जो बताए गए हैं उसे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय तक जो कैटेगरी थी बर्थ रेट की, वो काफ़ी हाई थी, और डेथ की कैटेगरी भी काफ़ी हाई थी। बर्थ रेट और डेथ रेट का काफ़ी हाई होना ये अपने आप में एक सिंबलाइजेशन है कि जो लिटरेसी लेवल है या फिर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी नहीं हैं। अब बर्थ रेट या डेथ रेट क्या होता है? पर थाउजेंड, एक ईयर में अगर पर थाउजेंड चिल्ड्रन के हिसाब से देखा जाए तो जितने बच्चे पैदा होते हैं पर थाउजेंड के हिसाब से, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born पर थाउजेंड इन अ ईयर। डेथ रेट क्या है? अगेन कितने लोग मर जाते हैं पर थाउजेंड के हिसाब से एक ईयर के अंदर, तो हम उसे डेथ रेट कहते हैं। डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड पर्सन इन अ ईयर। तो दोनों जो कैटेगरी थी यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों समय काफ़ी हाई थी। किसके अराउंड था ये आपको याद करना पड़ेगा। बर्थ रेट के अंदर नियरली 48% आपको दिखेगा। बर्थ रेट जो था पर परसेंट नहीं, सॉरी, पर थाउजेंड है, वैसे 40 है पर थाउजेंड आपका डेथ रेट। तो ये हमारा है बर्थ रेट और ये हमारा है डेथ रेट। ओके, तो ये दोनों काफ़ी हाई है। मैंने पहले बता दिया, हाई होने का साफ मतलब है कि जो हेल्थ फैसिलिटी है और जो लिटरेसी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी बताई गई है वो एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट कहा गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ता यहाँ पे दिखेगी। लिटरेसी
को समझना क्या होता है कि लिटरेसी क्या होती है, साक्षर होना, यानी एक्चुअली में जो व्यक्ति कुछ चीज़ों को आसानी से समझ ले, पढ़ ले, हम उसे इस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं, यानी समवन कैन आइडेंटिफाई द वर्ड्स, तो हम उसे यहाँ पे साक्षर कह सकते हैं। कोई अपना साइन करना जानता है, कुछ पढ़ना लिखना जानता है हल्का फुल्का भी, तो हम उसे लिटरेसी लेवल के अंदर लेके आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो लिटरेसी लेवल था वो 16% था उस दौरान। ये साफ दिखाता है कि पूरी पॉपुलेशन का केवल 16% ही लिटरेट था। हम यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल लिटरेट होने की बात कर रहे हैं। लिटरेट और एजुकेट होने में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो फीमेल लिटरेसी लेवल था और ज़्यादा कम था, जो अराउंड 7% रहा। तो ये दोनों डेटा भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है जो कंडीशन थी हेल्थ फैसिलिटी की, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, यानी पॉपुलेशन जो थी लार्ज लेवल पे थी। बहुत ज़्यादा कैटेगरी बढ़ गई थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे बैठ नहीं कराई गई थी, और काफ़ी आसानी से वाटर एंड एयर बेस्ड डिजीज़ हो जाते थे, और उसकी वजह से काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ छिन जाती थी। तो साफ जब महामारी फैलती है उसके बाद में अगर ज़िंदगियाँ छिन जाए, तो साफ ये इशारा करती है कि एक नेशन के पास वो कंडीशन ही नहीं है हेल्थ की, कि वो एक सिस्टम ही नहीं है जिससे वो अपने जानों को, वहाँ पे ज़िंदगियों को बचा पाए उस एरिया के अंदर। तो ये भी एक बहुत बुरी कंडीशन दिखाती है नेशन की। और शायद इसी वजह से, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में डेथ हो जाता था, स्टार्टिंग में बच्चे काफ़ी मर जाते थे पैदा होते ही, इसलिए आपको दिखेगा कि उस दौरान में जो पॉपुलेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, जिससे पॉपुलेशन काफ़ी आपको हाइक दिखने वाली है उस जगह पे। ठीक है, आज देखिए, आज सारी फैसिलिटी होती है, आज ऑलरेडी आप अच्छी खासे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए जो आज के दौरान, और लिटरेसी लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, तो इसलिए आपको दिखेगा जो पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं जाती। लोग अधिकतर 2 बच्चे, 1 बच्चा इतना ही रखते हैं, इतना ही करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो नंबर ऑफ द पर चाइल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा होता था घरों के अंदर। वो इसलिए था क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और डेफिनेटली लिटरेसी लेवल काफ़ी लो था, और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाइक पे दिखेगा आपको। नेक्स्ट है जो हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दिखेगा। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? Infant mortality rate refer to a number of infant dying before reaching the 1 year, यानी 1 साल से पहले अगर कोई बच्चा मर जाता है तो हम इन्फेंट वाली कैटेगरी में लेके आएंगे उसको। 1 year ऑफ 1 एज पर 1000 लाइफ्स बर्थ इन ए ईयर, यानी 1 साल के अंदर 1000 के हिसाब से अगर हम काउंटिंग वाली कैटेगरी में लेके आए, और हम किसको काउंट करेंगे यहाँ पर? जो बच्चे इन्फेंट वाली कंडीशन में, यानी 1 साल के अंदर अंदर है। अगर कोई बच्चा 1 साल के अंदर अंदर मर जाता है तो हम उसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर आएंगे। तो उस समय जो कैटेगरी थी इसकी भी काफ़ी हाइक पे थी, यानी देखें हम कैटेगरी, तो उस दौरान 1000 के हिसाब से 218 डेथ आपको यहाँ पे दिखेगी इन्फेंट की। वहीं अगर हम 2011 की रेशियो दिखेंगे तो हमें यहाँ पे 44 दिखने वाला है। नेक्स्ट जो कैटेगरी यहाँ पे हमारा वो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी काफ़ी लंबी ज़िंदगी की प्रत्याशा नहीं होती उस समय को, लोग काफ़ी लंबी ज़िंदगी नहीं जी पाते, एवरेजली ये बात कही जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी refers to average number of year for which person are expected to like। उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो काफ़ी लो थी, यानी काफ़ी लंबी ज़िंदगी लोग नहीं जी पाते थे एवरेजली देखा जाए तो। जो रेशियो देखा गया है वो कितना है? 44 ईयर, यानी जो एज की कैटेगरी थी वो नॉर्मली मानी जाती थी 44 ईयर के अराउंड। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट अब ये का कितनी है? 68 ईयर के अराउंड है। एवरेजली माना जाता है कि 68 ईयर तो जो पर्सन है वो जिंदा रहेगा। उसके बाद जो पॉवर्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। अब इसके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है उस दौरान पॉवर्टी को लेते हुए। जैसे मैंने साफ कहा कि ब्रिटिश ने जो चीज़ें थी जो डेटा था जो अपने फ़ायदे के लिए उसी को रिकॉर्ड किया, सभी डेटा को उसने मेंटेन नहीं किया है उसको। और
तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट आपको दिखने वाला है इस कैटेगरी के अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान। हम लेकिन इस बात को पता लगा सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। जो ब्रिटिश रूल के दौरान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कॉमन पर्सन का था वो काफ़ी लो था, ठीक है। तो इस वाली कैटेगरी से आप समझ सकते हैं कि जो पॉवर्टी का लेवल होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको लो यहाँ पर दिखने वाला है। तो आपने यहाँ पे जाना कि डेमोग्राफिक जो कंडीशन है एक नेशन की उस समय ऑन द ईव कैसी थी। डेफिनेटली हमने अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, फॉरेन ट्रेड पढ़ा, अब हमने डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ी। हमने किसी भी कंडीशन के अंदर एक बेनिफिट वाली कोई बात नहीं पढ़ी कि जहाँ पे इंडिया को किसी किस्म का बेनिफिट यहाँ पर ब्रिटिश के थ्रू हुआ हो। तो ये सभी बातें, सभी डेटा पॉइंट, डेट वगैरह सब आप याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।